नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो अभी जो आदिवासी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुना है, उसमें कितना सफल होंगे या नहीं होंगे। लोग का कहना है कि आदिवासी वोट लेने के लिए, उसके बाद दलित का वोट लेने के लिए इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव किया है। जो अगले 18 जुलाई को इलेक्शन होने वाला है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रपति चुने हैं, चाहे रामनाथ कोविंद जी हों, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, ये सब सिंबल है। सिंबल का मतलब क्या होता है कि जब कोई कोई दुकान में जाइएगा या किसी व्यापारी के पास जाइएगा, जो सबसे जो बढ़िया चीज़ रहता है उसको वो दिखाते हैं सिंबल के रूप में। बाकी उनका 80 से 90% काम नकली होता है। मेरा कहने का मतलब कि एक सिंबल के रूप में दिखा दिए कि रामनाथ कोविंद को मैं सबसे बड़े देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर बैठा दिया, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को बैठा रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब है, ये कहना चाहते हैं कि मैं आदिवासियों, दलित, जो भी एससी एसटी उनको भलाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि कितने उत्पीड़न आदिवासी दलित के साथ हो रहा है, हुआ है। उसने आपने देख लिया उन्नाव में कुलदीप सेंगर का, यहाँ पे आपने हाथरस ने देखा। इस तरह से हजारों घटनाएं देश में घट रही हैं। तो ये कहाँ तक सही है? दूसरी चीज़ की इनसे इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये उसका कारण है कि जो पिछला 2009 में 19 में इतना जो इनका जो सीट आया एमपी में, उसका कारण था कि राष्ट्रवाद था जो बालाकोट पर अटैक किया। देश के लोग सब एक हो गए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। लेकिन इस बार इनको नुकसान होगा। कहाँ कहाँ नुकसान होगा मैं बता देना चाह रहा हूँ। पंजाब में इनको नुकसान होगा, हरियाणा में होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, बिहार में कांटे की टक्कर होगी अगर नीतीश कुमार इनके साथ रहते हैं। अगर चिराग पासवान अगर आरजेडी तरफ आते हैं तो मामला इनका गड़बड़ा सकता है। आरजेडी और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो बढ़त बना सकती है। उसके बाद इनका जो कांटे की टक्कर होगी, उत्तराखंड में होगा, हिमाचल में कम चांस है, इनको लॉस पश्चिम बंगाल में होगा। उसके बाद और जो भी स्टेट, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मैं बता दिया, ईस्टर्न यूपी में भी हो सकता है, बशर्ते कि माननीय अखिलेश यादव जी को सपा अध्यक्ष पद को शिवपाल यादव जी को देना चाहिए और आजमगढ़ से रमाकांत यादव जी को चुनाव लड़ाना चाहिए। और यहाँ रामपुर में स्वयं आजम खान जी लड़े, तब ये जीत सकते हैं। ये कोई उपचुनाव हमेशा सरकार के फेवर में जाती है, क्योंकि इनका सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है। साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। कहने का मतलब पैसा भी लगा देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठाते हैं अपने हिसाब से। और वैसे भी सत्ता लोग धारा के, नदी के धारा के साथ ही बहना चाहते हैं, विपरीत दिशा में नहीं बहना चाहते हैं। और इनका जो उड़ीसा में ये मेरे समझ से बढ़त बनाएंगे, जो नवीन पटनायक को लॉस होगा, क्योंकि नवीन पटनायक भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बीजेपी मजबूती स्थिति में आएगी एमपी इलेक्शन में। झारखंड में भी कांटे की टक्कर होने की संभावना है। हेमंत सोरेन जो द्रौपदी मुर्मू को जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत जो सरकारें चलती हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। हो सकता है आरजेडी कांग्रेस मिलकर के इनकी सरकार गिरा सकती है। तो अभी टाइम है, इस पर हेमंत सोरेन क्या डिसीजन लेते हैं। उनको साफ छुछुंदर का हाल बना हुआ है, न उगलने में बन रहा है न निगलने में बन रहा है। वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे कि नहीं दे, कि यशवंत सिन्हा के दो। तो इस तरह से ये जो अभी जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, जो बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीतूंगा, ये सब सिंबल और रबर स्टैंप राष्ट्रपति है। सिंबल और रबर स्टैंप का मतलब है कि आप सिर्फ मुहर लगाइए, बाकी मैं जो कहूँगा आप कीजिए। रामनाथ कोविंद जी को भी देखा। उसी तरह द्रौपदी मुर्मू की संभावना है, लेकिन अब आगे क्या होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ। और देश में ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति और दलित थे, के आर नारायणन हुए, लेकिन इन लोगों ने किस तरह से संवैधानिक पद का अच्छा से इस्तेमाल किया कि उसमें भी राजीव गांधी की लगभग 400 प्लस में सीट था, फिर भी उन्होंने डाक डाक विधेयक को रोक रखा, जिसको भारतीय इतिहास में पॉकेट बिट्टो के नाम से पहली बार घटना घटी, वो अब तक नहीं हुआ था। ऐसे भी दलित राष्ट्रपति हुए हैं। तो इस तरह से जो देश में इन लोगों ने लोकतंत्र को कैसा बना दिया है, क्या किस तरह से ये कर बना रहे हैं, देश का लोकतंत्र किस तरह खतरे में है। एक तरह से इन लोगों ने एक तमाशा बना रखा है कि मैं आपको जो सिंबल के रूप में ये दिखाता हूँ, राष्ट्रपति देता हूँ दलित से, आदिवासी से, और आप लोगों को क्या क्या दूंगा, किस तरह से करूँगा, खिलाकर विचार को परिवर्तन नहीं होने देना। क्योंकि जब फ्री में लोगों को खाने में
तो मिलता था, कमाते भी नहीं है। लॉकडाउन के बाद से अभी तक सब लोग को, दलित को अब तो 1 किलो तेल भी, घी भी, अंडा भी देने का प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किया जा रहा है या हो गया है। तो खिलाइए उनका सिर्फ जिंदा रखिए, लेकिन विचार को मारे रखे। तो ये धूमिल का नई कविता में 2 पंक्तियाँ उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की आशा है। मतलब भारत के जनतंत्र को इन लोगों ने तमाशा बना रखा। और ये मदारी की आशा क्या है कि भविष्य में मदारी क्या खेल दिखाएगा वो पता नहीं चलता। कभी ऐसा इधर नाचल करवा देगा, कभी उधर करवा देगा। कभी जैसे आप देख रहे हैं जनतंत्र में, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा, अभी नुपुर शर्मा को देखा, कभी मोहम्मद साहब का मुद्दा, कभी दंगा फसाद, कभी आपसी मतभेद, कभी वहाँ हलचल, कभी वहाँ हलचल। वो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिला देते हैं कि देश में अशांति फैल जाता है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नुपुर शर्मा को भी भड़काया या धमकाया कि ये जितने जो अशांति फैली आपके कारण। यहाँ तक कि जो राजस्थान के उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसका जिम्मेवार नुपुर शर्मा को इन्होंने ठहराया। ये एक तरह से ये जनतंत्र तमाशा है। और ये मदारी दिखाने वाले जो माननीय, अब जो घर का जो मालिक होता है उसी को जिम्मेदार ठहराया तो माननीय मोदी जी और शाह जी हैं। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जहाँ भी देख लीजिए, चाहे दिल्ली दंगा हो, चाहे जहाँ दिल्ली में पिछले 2020 में भी दंगा हुआ जो आपको जाफराबाद साइड में हुआ, फिर जहांगीरपुरी में हुआ। उसके बाद छिटपुट घटनाएं देश में इस तरह से होते रहती हैं। राजस्थान में तो हमेशा हो रहा। उसका कारण है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वहाँ इन्होंने इस तरह से शांति पैदा करने का प्रयास किया है, जो जनतंत्र को तमाशा बना दिया गया। लेकिन इससे तमाशा बनाने से संविधान खत्म नहीं होगा और संविधान मजबूत होंगे। जो भी दलित, ओबीसी या और जो कम्युनिटी के लोग मजबूत होंगे, उस सबको समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे इनका विरोध भी होना शुरू हुआ है देश में। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम को दिखावा करके अपना ये वोट बैंक की राजनीति बना करके सत्ता पाना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा ये कुछ नहीं करना चाहते। तो इस तरह से जो पंजाब में अगर मान लिया कांग्रेस को मजबूत होना है तो इसके लिए मुझे लग रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाने की ज़रूरत है। मजबूत होंगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। ये मैं पहले ही बोला था। और गलतियाँ होती हैं, अपने भाई से गलती होती है, अपने फैमिली मेम्बर से ही गलती होती है। इसको सुधारते हुए उनको लाया जाए। कांग्रेस मजबूत होगी और मजबूत होगी तो इनकी सीट भी बढ़ेगी। और अगर नॉर्थ इंडिया में अगर इनका सीट, मुझे लग रहा है अगर मेहनत किया जाए तो 150 से 200 तक सीट इनका कम सकता है। नॉर्थ इंडिया ना, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में इनका बीजेपी का एमपी के इलेक्शन में मजबूती स्थिति रहेगी, चूँकि अब सपा हटाया है। उसके बाद वहाँ विकास भी कर रहे हैं, बहुत सा मंत्री भी है, असम में भी इनका गवर्नमेंट है और जगह है, तो इनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में स्थिति मजबूत होगी। चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बता दिया कि मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत से चीज़ें पाई जा सकती है। चलते मेहनत करें, सपा के अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन बनाएं और इनको शिवपाल यादव, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, शिवपाल यादव जी को अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर विधानसभा इलेक्शन के पहले शिवपाल यादव जी नहीं आते तो मुझे लग रहा है कि आपका 111 सीट नहीं आ पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत किया। वो अलग बात है कि उनके कैंडिडेट को आपने टिकट दिया, नहीं जीता, तो आपके कैंडिडेट भी बहुत जगह नहीं जीते। अब वो अनुभवी भी हैं और हमेशा सपा को एक टर्म के बाद दूसरा टर्म में उन्होंने लाया है। मुलायम सिंह यादव जी से ज़्यादा मेहनत किया है। इस कारण इनको लाने की ज़रूरत है। आप इनको लाएं और सब लोग मिलजुल करके मेहनत चीज़ें पाई जा सकती है। सिर्फ एसी में बैठने से, बड़े बड़े बात बोलने से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। ग्राउंड पर वर्क करने की ज़रूरत है और अच्छा से मेहनत करना है। और दूसरी चीज़ की जो आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है, सबसे बड़ा समुदाय गोंड आदिवासी, उसके बाद संथाल का है, जिसका द्रौपदी मुर्मू जी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा आदिवासी वोट नहीं दे। ये भी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत काम किया, इतना काम किया, चूँकि आज़ादी के बाद तक काम किया, बहुत हमेशा बहुमत मिली, लेकिन उनको भी सब लोग इग्नोर कर दिया। यह कहना उचित नहीं है कि मैं अगर इसको राष्ट्रपति बना दूं या इनको ये प्रधानमंत्री बना दूं तो वोट बैंक मुझे ही मिलेगा, सब दे देगा। क्योंकि एक समय होता है कि ये होता है कि उसके बाद ये हर चीज़ का डिक्लाइन होता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी का भी देखा गिंजन हुआ, बड़े बड़े लीडर का गिंजन हुआ। तो यहाँ पे जो अगर सोच रहे हैं कि मैं आजीवन राज करूँगा, देश के राजा बनूंगा, ये संभव नहीं है। ये जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है और सब जनता को पता है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और किसको कितना लॉस होगा।
किसको कितना फ़ायदा होगा ये सबको पता है। और अगर देश को अगर बचाना है तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जिताना पड़ेगा सबको, तभी ये देश बचेगी। क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय या जो भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं सबको पता है, और सब सरकार के फेवर में निर्णय नहीं दे करके जो जिन्वन चीज़ उस पर कर रहे हैं, चाहे आप कृषि बिल हो या भूमि अधिग्रहण बिल हो, ये गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। अभी एक अग्निपथ योजना ने देश में भूचाल ला दिया, कम से कम 3,000 करोड़ संपत्ति का लॉस हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है, कैसे भरपाई होगा? वो भी टैक्स बढ़ा करके, कभी पेट्रोल डीजल पर कर करके आम जनता इससे परेशान होगी। तो यही मुझे इस पे कहना है। थैंक यू।